Hello friends, welcome back to this channel and I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cyber law and ethics. In previously, we studied about how the cyberspace evolved, why we need cyber law, and to handle some cyber crimes we need some particular laws. In particular previous session, we discussed about the domain name. Okay, so domain name is it beneficially useful for a person or for a particular group to secure the data. ये जो चीज हम यूज करने वाले हैं उसको अगर हम पर्टिकुलर डोमेन नेम और पर्टिकुलर एक्सेस के साथ राइट्स के साथ अगर उसको यूज करेंगे तो हमको उसका बेनिफिशियली डेटा मिल पाएगा, हमारा डेटा प्रोटेक्ट रह पाएगा, उतनी ही हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी. जो डेटा ब्रीचेज होते हैं, जो डेटा हैक होता है, उनको हैंडल करने में हमें आसानी हो जाएगी. डोमेन नेम के अलावा हमने कुछ और चीजें भी देखी, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं, फिर जो पर्टिकुलर लॉ है कि आप कोई नया पैटेंट रजिस्टर करवा रहे हो तो उसके लिए पेटेंट लॉ है, ट्रेडमार्क लॉ है, कॉपीराइट्स लॉ है. तो उन सारी चीजों को इवॉल्व करके हम हमारी सिक्योरिटी नाउअडेज कैसे मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी जो 21st सेंचुरी है उसमें हमारा डेटा जनरेशन, डेटा एडिशन, डेटा क्रिएशन है. मीन्स कि जो भी चीज आप छोटी से छोटी भी चीज आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो या कहीं और आप पोस्ट कर रहे हो या कहीं शेयर कर रहे हो, कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, मीन्स जो भी चीज आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो सकती है और उस हमारे पर्टिकुलर डेटा की सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है. सो बिकॉज द हाईली यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी जिसका हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते जा रहे हैं, एंड माइट बी वी कैन से दैट कि विदाउट ऑफ द टेक्नोलॉजी मीन्स विदाउट द सोशल मीडिया और द मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, आज के दिन में कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं होगा कि वो उसका वर्क कंप्लीट कर पाएगा. तो because of this importance of the technology, the data generation is high. तो ये जो डेटा जनरेट होता है वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, पर्टिकुलर एक डेटाबेस के फॉर्मेट में स्टोर होता है. आप ऐसा कह सकते हो कि एक टेबल में जैसे कैसे हम नंबर स्टोर करवा दें, सिमिलरली आपका डेटा अकॉर्डिंग टू अलग अलग फील्ड के हिसाब से वो स्टोर होता है. सपोज आपका मेडिकल का हमारा फील्ड है, तो कोई हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में एक से ज्यादा पार्ट्स है कि हार्ट का डिपार्टमेंट है, देन लंग्स के लिए अलग है और आईज का है. वैसे सिमिलरली बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि डिसीज अलग अलग होता है. तो क्या होगा, अभी ये सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या तो सारे अलग अलग जो फंक्शंस हैं उनको स्टोर करवाने के लिए अलग अलग टेबल्स क्रिएट हो सकते हैं कि पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है. सो वो अलग अलग टेबल्स जब एक जगह पे हम उसको स्टोर करते हैं तो उसको डेटाबेस बोला जाता है. सो बाय डिफॉल्ट आप छोटी से छोटी चीज भी अगर कहीं पोस्ट करते हो या कोई फॉर्म फिलअप करते हो या कोई मेल सेंड करते हो, एक छोटा इमेज सेंड करते हो या टेक्स्ट सेंड करते हो, तो अल्टीमेटली वो सारी चीजें जाके एक डेटाबेस में स्टोर होती है, तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. सो नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, एंड उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यूसेज ऑफ इंटरनेट है वो काफी बढ़ चुका है. सो टू सिक्योर आवर पर्टिकुलर डेटा, आवर फोटोज और इमेजेस, उन सभी की सेफ गार्डिंग के लिए हमें ये जो डेटाबेस जहाँ पे यूज होता है उसको सिक्योर करना, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. तो अभी डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है हमारे साइबर लॉ में, कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अभी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है. यू माइट बी हर्ड अबाउट कि मशीन लर्निंग यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूज होता है, राइट. मीन्स कि अगर कोई फेस रिकॉग्निशन होता है, जैसे कि अभी हमारे मोबाइल फोन्स हैं, सो उसमें हमारी फिंगर टच के अकॉर्डिंग हम अपना मोबाइल ओपन कर सकते हैं. एंड अभी तो ऐसा भी आ गया कि हमारे फेस के थ्रू भी मोबाइल अनलॉक होता है. सो दैट ऑल द न्यू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, उसमें भी हमारी काफी चीजें ऐसी है, जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, या जो न्यूली इवॉल्व हो रहा है,
स्मार्टफोन्स है या कोई अनदर गैजेट्स है, उसमें हम मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट फेज मस्ट बी अवर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT का यूज आने वाला है, राइट। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, उसके थ्रू हम जो भी डेवलप करते हैं, सिर्फ कलेक्ट करने के लिए नहीं, हमारा जो पर्सनल डेटा है उसको हम स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए मीन्स कि अभी हम फोटोज क्लिक करते हैं, उसको आप गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हो, गूगल फोटोज में स्टोर करते हो, राइट। वो जो एप्लीकेशन सपोर्टेड है दैट इज बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चाहिए होगा, और इफ समथिंग हैपन विद आवर पर्सनल डेटा बाय सम अनऑथेंटिकल एक्टिविटी, तो उस टाइम पे हमें ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ यूज में आ सकता है। सो in the year 2018, the case of Cambridge Analytica has raised the eyes of many states over the protection of the personal data of their citizens. ये कि और भी 80 countries है around the world who had implemented the various privacy policies like GDPR, means General Data Protection Regulation, which is done by the European Council and Brazil Internet Act 2014 in Brazil to secure our data। और कनाडा में जो हुआ था that is PIPEDA, means Personal Information Protection and Electronic Data Act in Canada। तो अलग अलग कंट्रीज ने जब ऐसा फर्स्ट केस सामने आया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ब्रीचिंग हो सकती है, मीन्स कोई छेड़खानी हो सकती है। सो उसको सिक्योर करने के लिए आफ्टर 2018 अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज ने अलग अलग पॉलिसीज क्रिएट की है, और उन पॉलिसीज के तहत हम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द IT एक्ट 2000, राइट, कि जिसमें बहुत सारे सेक्शंस है और उसमें कुछ चीजें ऐसी भी है जो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स या तो डिवाइसेस को लेके मेंशन की गई है। सो सेम थिंग मीन्स जो डिवाइसेस के थ्रू जो डेटाबेस जनरेट होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइबर लॉ इवॉल्व होता है, और जिसके थ्रू हम हमारा पर्सनल डेटा सिक्योर कर सकते हैं। इवन जो कंट्री है या पर्टिकुलर स्टेट है, उस स्टेट के जो सिटीजन्स है उनका कोई पर्सनल डेटा है उनको भी हम सिक्योर कर सकते हैं। सो वो सारी चीजें हैं, उसकी डेटा प्रोटेक्शन होना जरूरी है, जिसके लिए साइबर लॉज इवॉल्व किए गए थे। सो फर्स्ट साइबर लॉ जो इवॉल्व किया गया था मीन्स जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरली अप्लाई होता है कि वो यूज कर सकता है, राइट, विच इज implemented by the European Council in 2018। और उन्होंने जब ये GDPR इम्प्लीमेंट किया था, इसका यूज हुआ था टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डेटा ऑफ द पीपल ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी जो डेटाज है, मीन्स गूगल है, फेसबुक है, अभी फेसबुक का आप सिंगल टाइम का डेटा कंसिडर करो या इंस्टाग्राम का आप सिंगल टाइम का डेटा कंसिडर करो, सो वो डेटा कितना बढ़ जाता है, क्योंकि अभी हर एक मिनट में सेम प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग और मे बी करोड़ों लोग अपना डेटा पोस्ट कर रहे हैं। सो टू सिक्योर द डेटा वी नीड सम पर्टिकुलर लॉज, कि उनके प्रोटेक्शन रेगुलेशंस की कुछ चीजें होनी चाहिए, और वो जिसने भी बिल्डअप किया है वो ये सारी चीजें फॉलो करना चाहिए। Okay, so this regulation has certainly set new jurisprudence in the space of the cyber law। और ये जो GDPR है जो इम्प्लीमेंट हुआ है और प्राइवेसी राइट्स के लिए नेक्स्ट लेवल पे लिया जा रहा है, इसका अभी भी यूज होता है। 2018 में जब इम्प्लीमेंट किया गया था उसके बाद ऐसा नहीं है कि अभी नहीं यूज हो रहा है, इट इज वाइडली यूज, क्योंकि ड्यू टू दिस करंट नाउडेज की जो सिचुएशन है पेंडेमिक की, उसमें तो ऑलमोस्ट ऐसी चीजें हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जैसे हमारा ये सेशन है वही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सो
to secure all this kind of the things we need some type of the protection regulations. So GDPR ने जो regulations follow करवाए थे, ठीक है, उसमें दो mainly है कि right to ensure and second one is right to data portability. Right to ensure means कि under GDPR the data subjects have to right to erase the data having stored with any controller or processor. मीन्स कि अगर मैंने आज कोई पोस्ट अपलोड किया है कहीं पे एंड आफ्टर सम टाइम इफ आई वांट टू डिलीट दैट पोस्ट, तो मेरे पास वो राइट्स होने चाहिए कि मैं वो डिलीट कर पाऊँ. ये कि मेरी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैंने किसी को सेंड की है पर्टिकुलर टाइम के लिए एंड आफ्टर दैट इफ आई वांट टू रिमूव दैट इंफॉर्मेशन, कि कोई फाइल है बैंक का, कोई बैंक का डेटा है या कुछ और है, राइट. सो उनको सपोर्ट करने के लिए GDPR का यूज होता है. सेकंड वन इज राइट टू डेटा portability. Means under the GDPR the data subjects have the right to put their personal data concerning himself or themselves to one data controller or a processor to another. The portability is also an important aspect to secure our data. So data protection के लिए इंडिया में क्या रूल है, मतलब जो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है उसके प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में क्या रूल है. वी ऑलरेडी स्टडी द IT Act 2000 वेरी डीपली इन आवर प्रीवियस सेशंस, राइट, कि जो फर्स्ट लॉ इन्वॉल्व किया गया था इंडिया की ओर से टू सिक्योर डेटा, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस भी है. सो उसमें से एक सेक्शन है सेक्शन 43A, IT Act 2000 का सेक्शन 43A. इसमें क्या है कि किसी का अगर प्रोसेस डेटा है या डीलिंग डेटा, हैंडलिंग डेटा है, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है या इंडिविजुअल की है या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की है, सो टू मेंटेन दैट डेटा, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, वो कहीं गलत हाथों में ना चला जाए और उसका कोई रॉन्ग यूज ना करे, और रॉन्ग यूज की वजह से किसी पर्सन को कोई ऐसी डैमेजेस ना हो. ठीक है, तो वो सारी चीजें इंक्लूड की गई है सेक्शन 43A में. अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, उन्होंने उसकी पनिशमेंट भी वहां पे स्पेसिफाई की है कि अगर इस तरीके का क्राइम है तो उनको इतना पनिशमेंट हो सकता है, या तो उसको उस पर्सन जिसके थ्रू क्राइम हुआ है उसको इतना कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है. ओके, सो दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन द IT Act 2000 section 43. And another thing that information technology means reasonable security practices and procedures and sensitive personal data or information. Rules 2011 means IT Rule 2011 deals with the protection of sensitive personal data or information of a person. Okay, so उसके रिगार्डिंग वो कैसे वर्क करेगा और क्या क्या चीजें हैं जिसपे वो फोकस करता है कि पर्सन, अगर पर्सन की कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन है जिसपे ये लॉ 2011 है वो एप्लीकेबल है. किसी के पासवर्ड्स है, देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स, क्योंकि अभी आपके जो पेमेंट करने के वेज है, तरीके हैं, वो बहुत ज्यादा है अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस है जिनका हम मनी ट्रांसफरिंग के लिए यूज करते हैं, पेमेंट के लिए यूज करते हैं. देन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, देन मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री एंड द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन. सो वो सारी चीजें इंक्लूडेड है IT Act 2011 के तहत. सेक्शन, इसके अलावा दूसरा सेक्शन है सेक्शन 72A IT Act 2000 का, एंड ये क्या करेगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, disclosure of the information knowingly and intentionally without the consent of the person concerned and the breach of the lawful contract has been also made punishable with the imprisonment for a term extending to the 3 years and fine extending up to the 5 lakhs. Means if something, किसी ने कोई ऐसा पर्सन का डेटा
उसको बिना पूछे, उसके बिना किसी परमिशन के अपलोड कर दिया है कहीं पे, या कोई बैंक की डिटेल्स शेयर कर दी है, ये तो उनके ऊपर भी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिए जाएंगे। सिमिलर एक्ट इज सेक्शन 69 एक्ट। ओके, सो उसमें कुछ चीजें है कि जो कवर होती है टू मेंटेन अवर प्राइवेसी, कि डिफेंस ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, मीन्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी which is information provided that where the government is satisfied, and sovereignty of integrity इंडिया की, पब्लिक ऑर्डर्स है, फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स है, और फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस। सो दिस ऑल द थिंग्स, ये सारी चीजें है। अभी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज दैट इज रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। एंड ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट मीन्स इंडिया की बात करो तो उसमें जो डिफेंस ऑफ इंडिया है, तो वी ऑल नो कि डिफेंस ऑफ इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, कि नेवल है, आर्मी है, राइट। तो उनका भी ऑब्वियसली कोई ना कोई डेटाबेस बना होगा कि इसका ये डेटा स्टोर किया गया कि करंटली इंडियन आर्मी में कितने ऑफिसर्स हैं, कितने हाई लेवल पे है, राइट। सेम कितने नेवल में है और कितने भी ऑन ड्यूटी है, वो सारी चीजों का ऑब्वियसली एक टाइप का डेटा बनता है। ऑब्वियसली दैट इज सिक्योरेबल बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट, बट वो जो डेटा क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर होता है। सो वो डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो जो डेटाबेस क्रिएट हुआ उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत नेसेसरी है। उसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए, और उसके लिए हमारे इंडियन एक्ट में आईटी एक्ट 2000 है। आफ्टर द आईटी एक्ट 2000 बहुत सारे नए एक्ट भी बने हैं जिसका यूज होता है। सो आफ्टर द प्रोटेक्शन की कितने सेक्शंस है, देयर इज कि अगर ब्रीच है या कॉन्फिडेंशियली ब्रेक होता है, प्राइवेसी है, अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आता है तो कितनी पेनल्टीज लग सकती है और किस टाइप कौन सा सेक्शन वहां पे यूज आएगा, राइट। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जैसे कि अभी हम जो भी बना रहे हैं वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और वो अल्टीमेटली एक डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, बुक है, रजिस्टर है, इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीजें जो जनरेट हो रही है उसको सेक्शन 72 में कवर किया गया है। और उसमें कोई ब्रीचिंग होती है, कोई प्राइवेसी का इश्यू होता है, तो by using the section 72 पर्टिकुलर पर्सन जिसने कोई भी क्राइम किया है उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा, एंड दैट इज अप टू द 2 years, एंड उसको माइट भी पॉसिबिलिटी कि फाइन भी भरना पड़े विच इज अप टू द 10 लाख 1 लाख, एंड माइट भी पॉसिबल कि उसको दोनों मिल सके। तो वी नो कि इस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं, इस टाइप के लॉज बने हुए हैं, तो प्राइवेसी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है, एंड if we talk about the technical definition of privacy policy, a privacy policy is a legal document that discloses the way a party gathers, uses, discloses, and manages a customer's client data, and it fulfills the legal requirement to protect a customer or client's privacy. Basically हमारी सिक्योरिटी की बात है। ये कौन सी चीजें हैं जो प्राइवेसी पॉलिसी में कंसिडर होती है। सो क्लियरली एंड इजीली एक्सेसिबल स्टेटमेंट्स है जो पॉलिसीज में और प्रैक्टिसेस में यूज होते हैं, वो यूज आते हैं। पर्पस ऑफ द कलेक्शन एंड यूसेज ऑफ सच इंफॉर्मेशन, देन क्लियरली स्टेट द टाइप ऑफ द पर्सनल एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द बिजनेस, एंड आफ्टर दैट रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड procedures adopted by it. So these are the प्राइवेसी पॉलिसीज जो इंक्लूड की जाती है और जिसको ध्यान में रखा जाता है ताकि हम हमारा पर्टिकुलर कस्टमर है या क्लाइंट है उसको एक पर्टिकुलर प्राइवेसी प्रोवाइड कर सके, एंड इफ वो उसको यूज कर रहा है तो उसको कोई हार्म ना हो। कौन से एलिमेंट्स है जो प्राइवेसी पॉलिसी में कंसिडर होते हैं। सो देयर आर बेसिकली 4 टर्म्स जो प्राइवेसी पॉलिसी में कंसिडर्ड होता है। सो इन दैट फर्स्ट वन इज कंसेंट, कि the most crucial component of the privacy policy is consent, and in this regard the Supreme Court in KS
पुट्टस्वामी हैज मेड द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि जो हमारी पॉलिसीज है उसमें कंसेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो बहुत अच्छे से इवॉल्व किया गया है कि हमारे जो लॉज है, विल सी दैट फर्दर, तो उसमें कंसेंट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेकेंड वन इज कि पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, कि क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जा रहा है डेटाबेसेस में, और वो कितना एफिशिएंटली हमें आउटपुट दे रहा है। थर्ड थिंग, डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो कितनी डिस्क्लोज करनी चाहिए, सामने पब्लिक में उसको कितनी दिखानी चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है प्राइवेसी पॉलिसी का। देन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस मीन्स, जैसे कि अगर एग्जांपल देखो तो अभी व्हाट्सएप है, तो पर्टिकुलर किसी इंसान का व्हाट्सएप है, तो उस व्हाट्सएप से हम कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और अगर किसी को सेंड कर रहे हैं तो हम क्या डिस्क्लोजर कर रहे हैं, और वो जो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हो रही है, वो कितने एफिशिएंटली यूज होती है और कितना हमें अच्छे से आउटपुट देती है। सो अल्टीमेटली जो भी डेटा हम यहाँ से वहाँ शेयर करते हैं या स्टोर करते हैं, उसका एक डेटाबेस क्रिएट होता है, और उस डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए प्रोटेक्शन एंड लॉज है, एंड इंडिया के कुछ खुद के लॉज है कि अगर कुछ ऐसा इस पर्टिकुलर टाइप का क्राइम होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस एंड उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन पुट योर query in below comment box. Thank you so much guys.